पेंक्रियास एब्डोमेन का एक ऑर्गन है जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है एंजाइम प्लस हार्मोन, दो चीज से सिक्रीट होती हैं। एंजाइम जो है पैंक्रियाटिक एंजाइम जो सिक्रीट होते हैं वो क्या काम करते हैं, डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो हार्मोन कौन सा सिक्रीट होता है, इंसुलिन, ग्लूकोज, ग्लूकोगॉन, ये सब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो अगर पैंक्रियास में कोई सा भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, एक्यूट इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। अगर यही इन्फ्लामेशन कंटिन्यूसली लगातार होता रहता है, इसमें फाइब्रोसिस बन जाती है और बेंड्स बनने लगते हैं, तो उसको क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। ये तो नॉर्मल डेफिनेशन में, इनका कोई क्लियर कट वो नहीं है कि कितने बीच में अपन एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस बोलेंगे, कितने बीच में क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस बोलेंगे। बट ये कोई भी अगर एक्यूट स्टेज में इन्फ्लामेशन होता है तो उसको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस बोल सकते हैं। और अगर आप देखते हो कि पैंक्रियास में लगातार उसमें बैंड्स बन रहे हैं, बहुत लंबे समय से उसमें इरिटेशन हो रहा है, तो उसको क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। एक्यूट और क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस भी हो सकता है कि पहले से क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है, उसमें एक्यूट एक्साबरेशन हो गया है, तो एक्यूट और क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हो जाएगा। जो पैंक्रियाटिक डक्ट है वो कहाँ पे ओपन होती है, सेकेंड पार्ट ऑफ, और डक्ट ओपन होने के पहले काय से मिल जाती है, कॉमन बाइल डक्ट से। ये जैसे कॉमन बाइल डक्ट आ रही है, ये दोनों मिलके एक मेजर एम्पुला बनाते हैं। और ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है ना, कहाँ पे होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है, तो वहां पे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से ये ओपन होता है। उसके बाद जितना भी इसका कंटेंट है दोनों मिलके सेकेंड पार्ट ऑफ डुओडेनम में सीक्रेट हो जाता है। एम्पुला ऑफ वाटर होता है, एम्पुला तो मिलने वाले जो पोजीशन है उसको एम्पुला ऑफ वाटर होता है। चलो ये तो हो गई डेफिनेशन। इटियोलॉजी क्या है, मैंने कल ही बताया था कि इसकी जो 80 to 90% जो होते हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, वो सिर्फ दो कॉज हैं उसके। एक होता है गॉल स्टोन, दूसरा होता है एल्कोहल। लेकिन दोनों की जो पैथोफिजियोलॉजी है दोनों की डिफरेंट है। जो गॉल स्टोन है, गॉल स्टोन की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये बाइल डक्ट आ रही है, बाइल डक्ट से स्टोन आया, स्टोन जो है ये एम्पुला ऑफ वाटर से यहाँ से रिट्रोग्रेड पैंक्रियाटिक डक्ट में चला गया, पैंक्रियाटिक डक्ट को उसने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। पैंक्रियाटिक डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, यहाँ का इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लामेशन बढ़ने के कारण वो डक्ट से चला जाएगा काय में, पैंक्रियाटिक टिश्यू में, फिर पैंक्रियाटिक टिश्यू को डैमेज कर देगा। जो एल्कोहलिक पैंक्रियाटाइटिस होती है वो पैंक्रियाटिक टिश्यू से स्टार्ट होती है, पैंक्रियाटिक टिश्यू के सेल्स उसको डैमेज करता है, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है डक्ट से। तो दोनों की पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए उसमें एक चीज याद रखना है, जो गॉलस्टोन पैंक्रियाटाइटिस है उसमें अमाइलेज पहले बढ़ता है और लाइपेज बाद में बढ़ता है, और अमाइलेज ज्यादा बढ़ता है। और एल्कोहलिक पैंक्रियाटाइटिस में लाइपेज ज्यादा बढ़ता है। अच्छा, ये 80 to 90% तो है, जो बाकी जो 10% बच गए हैं वो कॉज क्या क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन में कौन कौन से हो जाएंगे, HIV, कॉक्सैकी, रोटा। ड्रग्स हैं, ड्रग्स में मोस्ट कॉमन है स्टेरॉइड और NSAID, ये दोनों मोस्ट कॉमन ड्रग्स हैं जो कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कराती हैं। बाकी तो मिसलेनियस हो सकता है कि भैया आजू बाजू से हो गया हो, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस हुआ, वो बढ़ के वहां तक पैंक्रियास तक पहुंच गया हो, आजू बाजू में कोई इन्फ्लामेशन हुआ हो वो बढ़ के बाजू तक पहुंच गया हो। लेकिन कॉमन यही है बस, ये भी नहीं है, मतलब इनसे है कि किसी को एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हुआ तो अपन सिर्फ दो चीजें देखते हैं, एल्कोहलिक है कि गॉलस्टोन है, क्योंकि दोनों का मैनेजमेंट भी डिफरेंट है, इसलिए अपन को डायग्नोसिस बताना चाहिए। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस जब आपको सस्पेक्ट कर रहा हो तो आपको तीन चीजों का ध्यान देना है। पहला कि आपकी डायग्नोसिस कंफर्म है कि नहीं, दूसरा जो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है उसकी सीवियरिटी कितनी है, तीसरा सीवियरिटी है, डायग्नोसिस है, और क्या है, तीसरी क्या चीज होती है इसमें, अगर उस हाँ तीसरा होता है कॉज, तीसरा होता है कि जो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का कॉज क्या है। ठीक है, ये तीन चीजें देखनी रहती है उसमें आपको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस जब आप सस्पेक्ट करना हो। क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के, क्लिनिकल फीचर जो भी एक्यूट एब्डोमेन के होते हैं
एक्यूट एब्डोमेन में क्या क्या आता है? सीवियर एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन और क्या होता है सिम्टम्स में? और क्या आता है? फीवर, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा, ये तो सिम्टम्स में आएंगे ना। अब आते हैं साइन। साइन में क्या क्या मिल सकता है आपको? फीवर मिलेगा, टैकीकार्डिया, टैकेपनिया मिल सकता है? टैकेपनिया मिलता है इसमें। तो जो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में जो सेप्सिस है, सेप्सिस के कारण डिस्निया मिल सकता है। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस सीवियरिटी क्राइटेरिया में भी है वो, जिसको डिस्निया मिलेगा। फिर आते हैं गाय में, फिर क्या हो सकता है? इक्टेरियस मिल सकता है। फिर एब्डोमेन में गार्डिंग मिलेगी। ये एब्डोमेन में गार्डिंग का डेफिनेशन है, जो गार्डिंग है, गार्डिंग समझते हो? जैसे आप पेट को कहीं पे भी टच करते हो तो पेशेंट एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है एब्डोमिनल मस्कुलर, उसको बोलते हैं गार्डिंग। वो एक्यूट एब्डोमेन का एक क्लासिकल साइन होता है कि किसी भी पेशेंट को अगर गार्डिंग मिल रही है, मतलब आप समझते हो एक्यूट एब्डोमेन है, वो सर्जिकल कॉज है। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में जो गार्डिंग है वो इनिशियल स्टेज में नहीं मिलती है। ये गार्डिंग एक्यूट जो सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या परफोरेशन हो उसमें मिलती है एक्यूटली। जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस है उसमें गार्डिंग इनिशियल मिल भी सकती, नहीं भी। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का ये है कि गार्डिंग इनिशियली नहीं मिलती है, शुरू के 1-2 दिन में नहीं मिलती है, गार्डिंग उसमें थोड़ी सी लेट डेवलप होती है। तो एक्यूट जैसे ही पेशेंट अपने पास प्रेजेंट हुआ, उसको गार्डिंग मिल रही है, तो वो नेगेटिव रहेगा कि पैंक्रेटाइटिस नहीं होगी उसमें। इसके अलावा एक 2 साइन होते हैं, एक होता है कोलेन साइन और एक होता है ग्रे टर्नर साइन। ग्रे टर्नर साइन, ये साइन मैंने तो नहीं देखे आज तक, बस पढ़ी है। जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन में जो अम्लाइका से चारों तरफ ब्लैकिश पैचेस मिलते हैं, उसको कोलन साइन बोलते हैं। और यही पैचेस जो है ये फ्लैंक में मिलने लगते हैं, बिल्कुल ब्लैक एकाइमोटिक पैचेस, उसको बोलते हैं ग्रे टर्नर साइन। हमने नहीं देखे किसी पेशेंट में, अभी तक तो नहीं देखे। हालांकि एक्यूट पैंक्रेटाइटिस इतना कॉमन है नहीं, बहुत मतलब रेयर एंटाइटी है, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं मिलता है, लेकिन जितने भी अपने देखे पेशेंट उनमें नहीं मिले ये साइन। लेकिन ये मिल रहे हैं मतलब कि वो है पैंक्रेटाइटिस। ठीक है, ये तो आ गए साइन सिम्टम्स। अब आगे आप इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करोगे, इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे? डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या आएंगे इसके? जो ही मैंने एक्यूट पेप्टिक अल्सर की जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, एक्यूट एमआई, परफोरेशन पेरिटोनाइटिस, सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, पेप्टिक अल्सर डिजीज, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, कोलेंजाइटिस। पेट में जो कुछ भी है सर, सबसे ये सब एक्यूट एब्डोमेन के कॉजेज है ना? एक्यूट एब्डोमेन के कॉजेज आपको सब रूल आउट करने पड़ेंगे। इसलिए जो है ना, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस बोलना ना, सबसे पहला एम आपका है कि आपकी डायग्नोसिस क्लियर है कि नहीं है। इसकी डायग्नोसिस इतनी आसान नहीं होती बनाना। एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, एक्यूट कोलेंजाइटिस, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, ये तीनों डायग्नोसिस बनाना इतना आसान नहीं है, बहुत टफ होता है इसको। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस तो फिर भी ठीक है, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस या एक्यूट कोलेंजाइटिस की डायग्नोसिस बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोलेंजाइटिस में भी जो बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट का इन्फ्लेमेशन हुआ है, अब ना तो उसमें थोड़े बहुत एंजाइम बढ़ेंगे, थोड़े बहुत बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, उसको हेपेटाइटिस है या नहीं है। और साथ में पैंक्रेटाइटिस में भी ऐसे होता है, एंजाइम भी थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं। तो इससे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत टफ है। इसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए सिंगल मोड टेस्ट है। कौन सा टेस्ट होता है? सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज। ये अमाइलेज की सेंसिटिविटी तो ठीक है, स्पेसिफिसिटी इसकी इतनी अच्छी नहीं है। ये क्लियरली नहीं बताता कि मोर देन 3 टाइम्स होगा तब तो उसको बोलेंगे एलिवेटेड है, नहीं तो उसको हर किसी चीज में बढ़ सकता है। लेकिन मोर देन 3 टाइम्स भी ये बहुत सारी डिसीजेज हैं, परफोरेशन है, सेप्सिस है, उसमें बढ़ जाता है, तो ये सेंसिटिव जरूर है। अगर ये मोर देन 10 to 15 टाइम्स बढ़ा हुआ है तो अच्छा खासा सेंसिटिव है कि एक्यूट है। लेकिन ये मोर देन 2 to 3 टाइम्स बढ़ा हुआ है तो ये नॉन स्पेसिफिक माना जाएगा। लाइपेज की स्पेसिफिटी 100% है। अगर लाइपेज मोर देन 3 टाइम्स बढ़ गया है मतलब कि वो कंफर्म है कि एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है। इसलिए हम देखा होगा हम कि हर पेशेंट, ज्यादा पेशेंट को अमाइलेज नहीं कराते, लाइपेज ही कराते हैं।
वो हमने बताया था कि जो गॉल स्टोन है, गॉल स्टोन में ये थोड़ा बढ़। अमाइलेज का एक और है कि अमाइलेज की जो ये है इंक्रीज होने का लेवल है, वो डिसीज की सीवियरिटी नहीं बताता। मतलब ये जो है ना, ये सीवियरिटी के साथ साथ बढ़ता है। ये बढ़ा हुआ है तो कितना बढ़ा हुआ उसका सीवियरिटी से लेना देना नहीं है। मतलब ये 1500 भी है और 5000 भी है, वो उससे कोई हो सकता है जो 5000 जितना हुआ 5000 वाले को कम सीवियर हो और 1500 वाला ज्यादा सीवियर हो। ये सीवियरिटी के साथ साथ बढ़ेगा लाइफ पे, जितना सीवियर होगा उतना ही। तो ये कुल मिला के ये है कि अपन को ये टेस्ट कराना है, ठीक है। सर पर अपन यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे कि लाइपेज अमाइलेज कराना है उतनी डिफरेंशिएट कर कराती हैं सभी पेशेंट कराते हैं। कोई भी अल्कोहलिक पेशेंट है या फिर कोई भी अपन को गॉलस्टोन का नॉन पेशेंट है, अगर एब्डोमेन पेन से प्रेजेंट हुआ है तो लाइपेज अमाइलेज कराते हैं। एब्डोमेन पेन वॉमिटिंग से आया है कराती है, मस्ट है। पेशेंट को अगर एक्यूट एब्डोमेन है तो कराना ही है आपको। कराते तो है, देख ली तुमने क्या पेशेंट? बहुत सारे पेशेंट तो कराना ही पड़ता है। ये कराना इसलिए भी पड़ता है क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। गैस्ट्राइटिस, हेपेटाइटिस, पेप्टिक अल्सर फिर भी आप बच सकते हो। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, अगर आपको इनिशियल मैनेजमेंट नहीं करोगे उसको तो फिर जान जाने का खतरा है। और क्या बता रहे हैं? सीबीसी में सर क्या चीजें आते हैं? हाँ? सीबीसी में सीबीसी में सेप्सिस मिलेगी उसको, बस। इसका एक सीवियरिटी का क्राइटेरिया रहता है। सीवियरिटी का क्राइटेरिया इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेशेंट सीवियर है कि नहीं है उसका एक ऑन एडमिशन आफ्टर 48 आवर, ये इससे क्राइटेरिया होते हैं कि आपको ये चीज देखनी है। ये चीज से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि उसको ऑन एडमिशन में आप देखोगे उसका एज मोर देन 55 ईयर, टीएलसी मोर देन 16,000, ग्लूकोज लेवल लेस देन नहीं मोर देन 200। सर अगर वायरल हुआ तो उसमें तो सेप्सिस भी नहीं मिलेगा। हाँ वायरल सेप्सिस ये सीवियरिटी का क्राइटेरिया है, ये सीवियर है कि नहीं है। जरूरी थोड़ी कि हर पेशेंट बहुत ज्यादा सीवियर हो। ग्लूकोज, उसके बाद देखते हैं अपन एसजीपीटी मोर देन 250। इसके अलावा जो मोर देन 48 आवर है ना, 48 आवर के बाद उसमें वो देख लेते हैं अपन। एक तो फ्लूइड डेफिसिट है, मोर देन 6 लीटर हो रहा है इसका, फ्लूइड डेफिसिट हो गया इसका। एसिड बेस बैलेंस है, वो मोर देन 4 का कुछ क्राइटेरिया है। और एक कैल्शियम लेवल है, कैल्शियम लेवल इसका लेस देन 8 हो गया है। तो ये कुछ बढ़ जाते हैं इसमें क्राइटेरिया इनके साथ साथ। अगर मोर देन 48 आवर के बाद अगर ये भी मिल रहा है तो पेशेंट को अपन मानते हैं कि पेशेंट सीवियर पैंक्रेटाइटिस में है। ये इतनी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के अपन को टेस्ट क्या क्या कराने देते हैं वो देखना है कि आपको सीबीसी टेस्ट अपन देखते हैं पेशेंट का टेस्ट क्या क्या कराओगे आप। टेस्ट में अपन को अब क्या देखना है, पेशेंट की एक तो डायग्नोसिस बनानी है। डायग्नोसिस बनाने के लिए क्या कराओगे? सीरम, अमाइलेज, लाइपेज। और ब्लड टेस्ट क्या कराओगे? सीबीसी कराओगे, शुगर कराओगे, सीआरपी कराओगे, यूरिया क्रिएटिनिन कराओगे उसका वो देखने के लिए कि रीनल डैमेज तो नहीं है। एसजीपीटी कराओगे, एसजीपीटी जो सीवियरिटी का क्राइटेरिया वो देखने के लिए कराओगे। इसके अलावा आप एक उसका वो करा सकते हो पीटीआईएनआर, क्योंकि एल्कोहलिक है तो एल्कोहलिक में कोएगुलेशन प्रोफाइल देखने के लिए करा सकते हैं, पीटीआईएनआर करा सकते हैं। एलएफटी तो ऑलमोस्ट हो गया ना एसजीपीटी में। एलडीएच करा लेते हैं, एलडीएच लेवल भी एक सीवियरिटी क्राइटेरिया में आता है उसमें। ठीक है, ये तो अपन ब्लड टेस्ट कराएंगे। ब्लड टेस्ट अब सीरम अमाइलेज जो है ये लाइपेज 6 to 12 आवर के बाद बढ़ना चालू होता है। लाइपेज ऐसे ये 6 से 12 घंटे हैं, इनके बाद बढ़ना चालू होता है। तो आप 6 घंटे के पहले पेशेंट आया है एक्यूट एब्डोमेन तो ये नहीं पता करेंगे। अब आते हैं पहला यूएसजी। यूएसजी में भी सेंसिटिविटी यूएस की बहुत अच्छी नहीं है, खासकर नरसिंहपुर में तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। यूएसजी में आपको डिटेक्ट नहीं कर पाते हो कि एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, क्योंकि पैंक्रियाज को देखना ही बहुत मुश्किल होता है यूएसजी में। पैंक्रियाज सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन है, सॉफ्ट टिश्यू जैसे लिवर, किडनी, लिवर, स्प्लीन, किडनी बहुत आसानी से दिख जाते हैं यूएसजी में। इंटेस्टाइन को देखना और पैंक्रियाज को देखना टफ है थोड़ा, इतना आसानी से नहीं दिखता पैंक्रियाज। और तो पैंक्रियाज दिख ही नहीं रहा है, आप उसको डक्ट है ना, ये पैंक्रियाटिक डक्ट है। पैंक्रियाटिक डक्ट में इन्फ्लामेशन के हिसाब से अपन बताते हैं। पैंक्रियाटिक डक्ट थोड़ी सी मोटी हो गई है, ये और मोटी हो गई है। इसकी जो वॉल है, वॉल थोड़ी सी ऐसी इनफ्लेम लग रही है, जो पैंक्रियाटिक टिश्यू है उसमें स्वेलिंग लग रही है। तो एक तो पैंक्रियाज को देखना ही मुश्किल है, उसकी डक्ट में स्वेलिंग देखना और मुश्किल है, उसके टिश्यू को देखना तो और मुश्किल है।
तो यूएसजी की इसकी सेंसिटिविटी इतनी अच्छी नहीं है। सीटी जाएंगे। यूएसजी से आप बहुत अच्छा जो सोनोलॉजिस्ट है, बहुत एक्सपीरियंस सोनोलॉजिस्ट है, वो बता देता है कि उसका हेड ऑफ पैंक्रियास सूजा हुआ लग रहा है, उसकी डक्ट डायलेटेड लग रही है और पैंक्रियास पूरा इन्फ्लेम लग रहा है, तो आप बोल सकते हो कि उसको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस यूएसजी में। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस यूएसजी में डायग्नोसिस ज़्यादातर लोग नहीं बनाते, वो सिर्फ लिख देंगे क्यूरी सस्पेक्टेड पैंक्रियाटाइटिस इसको रिलेट के लिए इन्फ्लेम। हाँ, प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस यूएसजी में तो डायग्नोसिस नहीं बनती है, अपने यहाँ तो वो एंटराइटिस लिख के आने वाला। यूएसजी में नहीं आएगा तो आते हैं सीटी स्कैन। सीटी स्कैन इसे गोल्ड स्टैंडर्ड है इसको डायग्नोसिस के लिए। सीटी स्कैन जो है सीईसीटी कराते हैं अपन, कंट्रास्ट एंड, तो ये पैंक्रियाटिक डक्ट है उसमें इन्फ्लेम भी बता देती है और पैंक्रियाटिक की कितनी नेक्रोसिस हो रही है और कितना डैमेज होता जा रहा है वो भी बता देगा उसमें। तो इसके सीटी स्कैन की डायग्नोसिस के हिसाब से और सीवीटी के हिसाब से भी एक अलग इंडेक्स है, वो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीटी स्कैन गोल्ड स्टैंडर्ड है कि इसमें डायग्नोसिस बन जाएगी आपकी। उसके अलावा क्या करा सकते हो, एक एक्सरे एब्डोमिनल स्टैंडिंग व्यू कराएंगे, क्योंकि हर कोई सीटी स्कैन अफोर्डिंग करेगा नहीं, यूएसजी एब्डोमिनल में वो क्लियर कर बताएंगे नहीं। एक्सरे एब्डोमिनल इसलिए कराएंगे कि अपन को अदर कॉजेज रूल आउट करने हैं। एक्सरे एब्डोमिनल में जो अदर एक्यूट एब्डोमिनल की कॉजेज हैं, जो परफोरेशन पेरिटोनाइटिस है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ये आपको समझ में आ जाएंगे। और क्या कराओगे, इसके अलावा आप करा सकते हो इसमें एमआरआई। जो एमआरआई है वो सीटी स्कैन से सुपीरियर है, सीटी स्कैन से सुपीरियर होगी। एमआरआई एग्जैक्ट डैमेज भी बता देगी, तो पैंक्रियाटिक में एब्सेस सूडोसिस्ट कुछ भी बन रहा है वो भी बता देगी एमआरआई, सीटी स्कैन से सुपीरियर होगा। और क्या करा सकते हो, इसके अलावा एमआरसीपी होता है। एमआरसीपी क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपैंक्रियाटिकोग्राफी। ये क्या होता है, एमआरआई जैसा होता है, लेकिन ये एमआरआई जैसा ही होता है ये, लेकिन ये पूरा जो कोलेंजियोपैंक्रियाटिक डक्ट वाला सिस्टम है उस डक्ट को ही लोकेट करता है। तो इसमें अपन एग्जैक्ट कॉज भी समझ में आ सकता है कि एग्जैक्ट कॉज क्या है उसका, वो लोकेशन लोकेट कर देगा कि बाइल डक्ट में भी इन्फ्लेमेशन है कि नहीं, यहाँ कोई स्टोन तो नहीं है, स्टोन है या फिर कोलेंजाइटिस तो नहीं है, कितना इन्फ्लेमेशन ये बता देगा। एमआरसीपी से भी और ऊपर क्या होगा, ईआरसीपी। ईआरसीपी क्या होता है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैंक्रियाटिकोग्राफी। ईआरसीपी जैसे एंडोस्कोपी करते हैं ना, एंडोस्कोपी में क्या करते हैं, अपन गए ऊपर से गए इसमें गए स्टमक में गए, स्टमक से अपने ड्यूडेनम में गए, ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट तक गए, सेकंड पार्ट से अपन ने जो ये सेकंड पार्ट ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ओडाई में घुस गया अपन, यहाँ से घुसने के बाद अपन ने पैंक्रियाटिक डक्ट भी देख ली, बाइल डक्ट भी देख ली, दोनों डक्ट में पूरा अंदर तक चलेगा। यहाँ देखा अपन ने कोई भी स्टोन है, स्टोन रिमूव भी कर सकते हैं उसमें। तो ये एमआरसीपी से ईआरसीपी का फायदा क्या है, एमआरसीपी में सिर्फ अपन डायग्नोसिस बना सकते थे, ईआरसीपी में अपन उसको थेरेप्यूटिक भी कर सकते हैं, रिमूवल भी कर सकते हैं। आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो कोई भी, यहाँ पे कहीं परफोरेशन हो गया है पैंक्रियाटिक डक्ट में, बाइल डक्ट में कहीं परफोरेशन हो गया फिर कुछ भी है, तो वो उसको रिमूव भी कर सकते हैं और एग्जैक्ट अपन की डायग्नोसिस हो जाए। तो ये सबसे अच्छा है डायग्नोसिस का। मेन दिक्कत है कि अवेलेबिलिटी नहीं है अपने यहाँ, ठीक है, इन सब टेस्टों की अपने पास अवेलेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन अपन को कम से कम ये चीजें होती हैं, ये चीजों के बारे में पता होना चाहिए और एग्जैक्टली होता क्या है इसमें ये पता होना चाहिए। कराता कोई नहीं है, अपन कहाँ तक आते हैं, यूएसजी एब्डोमेन तक डायग्नोसिस बना लेते हैं। अपन को सिर्फ सीवियरिटी का एक क्राइटेरिया पता करना है, सीवियरिटी है कि नहीं, कितनी सीवियरिटी है और कॉज क्या है। कॉज आपको गॉलस्टोन है कि एल्कोहलिक है, दोनों कॉज पता चल जाएंगे आपको, तो उसके हिसाब से अपन ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस यहाँ तक अपन को पूरा कवर हो गया है। अब आते हैं अपन ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट का एम क्या है, ट्रीटमेंट में अपन को करना क्या है, पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो रहा है, सबसे पहले आपको इन्फ्लामेशन रोकना है, उसका इन्फ्लामेशन रोकना है। इन्फ्लामेशन बैक्टीरियल तो नहीं है, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो सकता, तो इसमें एंटीबायोटिक का पर से रोल है ही नहीं। इसमें सिर्फ पेशेंट को फ्लूइड डेफिसिट हो रहा है, फ्लूइड दोगे आप उसको 6 पॉइंट फ्लूइड दोगे, आपको नील बाय माउथ रखना पड़ेगा उसको। नील बाय माउथ क्यों रखोगे, क्योंकि मुंह से कुछ भी आप दोगे फिर से पैंक्रियाटिक डक्ट का काम बढ़ जाएगा, पैंक्रियाटिक डक्ट में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा। एनबीएम रखना है, पेशेंट को आरटी इंसर्ट करके रखना है, आरटी इंसर्ट करके रखना है जिससे कि उसकी वॉमिटिंग रिलीफ रहे, कोई दिक्कत नहीं हो। एनबीएम और राइट, ये पहला क्राइटेरिया है अगर उसको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है तो। एनबीएम तो रखना ही रखना है किसी भी कंडीशन में। आरटी, क्योंकि अगर पेशेंट को माइल्ड टू मॉडरेट एक पैंक्रियाटाइटिस होगा उसमें वो लोग आरटी नहीं डलवाते हैं ज्यादा, लेकिन एनबीएम उसको रखना ही रखना है।
फ्लूइड दो, एटलीस्ट 6 पॉइंट फ्लूइड देना उसको, क्योंकि उसमें फ्लूइड डेफिसिट बहुत ज्यादा होता है। एसिड बेस बैलेंस बना के रखना है। एसिड बेस बैलेंस के लिए NaSRL दोगे, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स चेक कराते रहोगे। फ्लूइड के अलावा एक आप सेकेंडरी इन्फेक्शन तो नहीं होना है। सेकेंडरी इन्फेक्शन देखने के लिए आपको एक एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा हायर कब देंगे अपन, जब आपको TLC बढ़ा हुआ मिल रहा है तब। अगर TLC नॉर्मल है तो आप प्लेन एंटीबायोटिक भी दे दो तो कोई काम नहीं है। दूसरा, एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट देनी पड़ेगा आपको, स्टेरॉइड देना पड़ेगा। साथ में आप ओरल तो देंगे नहीं कुछ आपको, एनसेट्स नहीं देंगे, पेंटॉप ऑनडेम तो दोगे ही दोगे, एनसेट्स नहीं देंगे, एनसेट दोगे ना, ऑनडेम सेट्रॉन दोगे ही दोगे। एंटासिड ओरल तो आप दे ही रहे ना, तो ओरल तो NBM हो तो सीरप नहीं दे सकते एंटासिड। पेंटॉप ऑनडेम दोगे, स्टेरॉइड दोगे, एब्डोमेन पेन के लिए आप उसको डायसाइक्लोमिन दे सकते हो। और वेट एंड वॉच ही है इसमें, और बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट है ही नहीं इसका। सिर्फ आपको उसको को प्रिवेंट करना है कॉम्प्लिकेशन से। उसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, पेंक्रियास की कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पेंक्रियास कई बार स्यूडोसिस्ट बना देती है। अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है ना, इन्फ्लामेशन बढ़ते बढ़ते एक सिस्टिक फॉर्मेशन होता है, तो स्यूडोसिस्ट पेंक्रियास बन गई तो उसका ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट है। अगर इसको स्टोन के कारण पेंक्रियाटाइटिस हुई है, स्टोन का के कारण अगर पेंक्रियाटाइटिस हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट आपको मेडिकल नहीं है, उसका सर्जिकल है। आपको हायर सेंटर पे भेज के ERCP से वो स्टोन निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो स्टोन नहीं निकलवाओगे वो ओवरऑल इन्फ्लामेशन करता रहेगा और नेक्रोसिस कर देगा। नेक्रोसिस करने के बाद उसको सेप्सिस में चले आएगा पेशेंट। सेप्सिस वो सब केस के चले हो जाएगा, सेप्सिस मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन, तो वो सिर्फ ICU मैनेजमेंट पे चालू हो जाएगा। मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन प्रिवेंट करना है, सेप्सिस प्रिवेंट करना है, शॉक में जा रहा है तो शॉक को प्रिवेंट करना है। लेकिन बेसिक ट्रीटमेंट यही है। अगर आप इनिशियली ये ट्रीटमेंट चालू कर दोगे, एल्कोहलिक पेंक्रियाटाइटिस की बात करें तो अपन एल्कोहलिक पेंक्रियाटाइटिस में ये ट्रीटमेंट चालू करना है। बस उसको एल्कोहलिक पेंक्रियाटाइटिस में देखना है कि साथ में जो एल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी होगा उसको साथ में कोअगुलेशन प्रोफाइल डिरेंज होगा, तो कोअगुलेशन प्रोफाइल के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देना है। बेसिक पेंक्रियाटाइटिस से यही ट्रीटमेंट है ना, उसमें और कुछ नहीं करना रहता। तो अगर कोई पेशेंट अगर एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस का है तो सबसे पहले आपको डायग्नोसिस क्लियर करना है। डायग्नोसिस आपकी 2 टेस्ट से क्लियर हो जाती है। दूसरा, आपको सीवियरिटी देखना है, सीवियरिटी कितनी है। सीवियरिटी अपन ने देख ली, बाकी टेस्ट और इन सबसे अपन को सीवियरिटी पता चल जाएगी। सीवियरिटी शॉक में तो नहीं जा रहा है, सेप्सिस तो नहीं है हायर, उससे सीवियरिटी पता लग जाएगी। सीवियरिटी के बाद कॉज देखो, कॉज अगर गॉल स्टोन पेंक्रियाटाइटिस है तो उसको हायर सेंटर रेफर कर दो। गॉल स्टोन पेंक्रियाटाइटिस में अपने का कोई काम नहीं। अगर वो एल्कोहलिक पेंक्रियाटाइटिस है, एल्कोहलिक पेंक्रियाटाइटिस को अपन ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि एल्कोहलिक पेंक्रियाटाइटिस में क्या है, नेक्रोसिस वगैरह थोड़ी सी कम मिलती है। गॉल स्टोन पेंक्रियाटाइटिस में अपने पास कुछ है ही नहीं, वो अंडरलाइन कॉज जब तक आप ट्रीट नहीं करोगे वो होता ही रहेगा उसको। इसमें से डेथ कैसे होगी? वही है, सेप्सिस है, टिश्यू नेक्रोसिस हो रही है, टिश्यू नेक्रोसिस का मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन में जाएगा वो। सही है, ऑटोइम्यून कॉजेज से भी होता है। ऑटो इम्यून भी कॉज होंगे रेयर कॉजेज में, तो रेयर में ही जाते हैं वो। ऑटोइम्यून तो हर केस में है। ऑटो इम्यून तो सब में आ जाएगा, वो बहुत रेयर कॉजेज में आएगा। ज्यादातर मतलब पर से है कि आपको अगर पेंक्रियाटाइटिस मिली है तो वो गॉलस्टोन या अल्कोहलिक ही होगी, उसमें और दूसरा कोई कारण मिलता नहीं है। सभी पेशेंट को देखो, फीमेल टू मेल रेशो फीमेल में ज्यादा होती है पेंक्रियाटाइटिस, लेकिन मेल में रिकरेंस ऑफ पेंक्रियाटाइटिस रिकरेंट अटैक्स थ्रू आते हैं। मेल्स में। लेकिन अगर रेशो देखा जाए तो फीमेल्स में ज्यादा होती है पेंक्रियाटाइटिस।